महाराज, क्या हो गया महाराज आपको? आप इतने उदास क्यों हो? मंत्री जी, आपको तो पता ही है, मेरी बड़ी पुत्री कलावती अब विवाह योग्य हो गई है। पर जो भी वर कलावती को देखने आता है, वह मेरे छोटी पुत्री चंद्रावती को ही पसंद कर लेता है। गिरजानगर राज्य में महाराज काशीराम राज्य करते थे। महाराज काशीराम की 2 पुत्रियां थी, कलावती और चंद्रावती। कलावती का रंग थोड़ा सांवला था, पर वह मन से बहुत अच्छी थी और एक नेक दिल थी। तो चंद्रावती को खुद के सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह हर बात पर कलावती का मजाक उड़ाती रहती थी। अरे मेरी कालू बहना, कब शादी करोगी तुम? तुम्हारी वजह से मेरी भी शादी नहीं हो रही है। मुझे भी तो पतिदेव के घर जाना है ना। चंद्रावती, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर कोई वर मुझे पसंद ही नहीं करता। वे मुझे देखने आते हैं और तुम्हें पसंद कर लेते हैं। अब इसमें मैं क्या करूँ? इसलिए मेरे जैसा सुंदर रूप लेकर आना पड़ता है इस दुनिया में। तो जैसे कुरूप को कौन पसंद करेगा? देखना, कोई भी तेरे साथ शादी नहीं करेगा। हूँ तो हूँ मैं काली। भगवान ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, तो मेरा जोड़ीदार भी भेजा होगा। वह मुझे कैसे न कैसे मिल ही जाएगा। वैसे भी असली सुंदरता तो मन में होनी चाहिए। तन की सुंदरता तो सिर्फ दिखाने के लिए होती है। जिस इंसान का मन सुंदर और सच्चा है, वही इंसान जीवन में और रिश्तों में सफल हो सकता है। इसी तरह रोज चंद्रावती कलावती को ताने मारती रहती है और कलावती चंद्रावती को समझाने की कोशिश करती है। एक दिन कलावती और चंद्रावती कुछ सैनिकों के साथ वन भ्रमण के लिए निकली। जंगल में वह काफी अंदर तक चले गए। तभी उन्हें एक युवक बुरी हालत में रास्ते पर पड़ा हुआ दिखा। पानी, 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 पानी। अरे अरे, रथ रोको। लगता है उस व्यक्ति को हमारी मदद की जरूरत है। नहीं, हम राजकुमारियां हैं। हम किसी गरीब भिखारी की मदद क्यों करेंगे? वैसे भी बाहर कितनी धूप है। मैं इस छत से बाहर निकलूंगी तो मेरा सुंदर रूप काला पड़ने लगेगा। राजकुमारियां इंसान नहीं होती क्या? इंसानियत के नाते हमारा यह फर्ज है कि संकट के समय जरूरतमंद की मदद करना। और ऐसी सुंदरता किस काम की जो किसी की जान बचाने के काम नहीं आ सकती। तुम्हें नहीं आना तो तुम रथ में ही रुको। सैनिकों, चलो मेरे साथ उस युवक के पास। फिर कलावती और सैनिक उस युवक के पास जाते हैं। वह युवक कोई और नहीं, दीनदयाल ही था। अरे, ये तो पानी मांग रहा है। सैनिकों, तुम इसे उठाओ और पेड़ की छांव में बिठाओ। मैं जल्दी से रथ में से पानी लाती हूँ। और सैनिकों ने दीनदयाल को पेड़ की छांव में लाया। कलावती पानी लेकर आई। फिर कलावती ने खुद अपने हाथों से दीनदयाल को पानी पिलाया। पानी पीने के कुछ देर बाद दीनदयाल को अच्छा लगने लगा। हे युवती, आज तुमने मेरी जान बचा ली। यदि तुम मुझे पानी नहीं पिलाती तो मेरा आज बच पाना मुश्किल था। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हे युवक, मैंने कोई उपकार नहीं किया। इस राज्य की राजकुमारी होने के नाते प्रजा की सेवा
और संकट के समय रक्षा करना यही मेरा फर्ज है और यही मैंने किया। प्रणाम राजकुमारी जी। सेवा भाव तो मन में ही होना चाहिए। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप राजघराने से हो या सामान्य युवक हो। आप मन से बहुत अच्छी हो और एक नेक दिल इंसान हो। मैं आपका परिचय जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं गिरजानगर राज्य के राजा महाराज काशीराम की बड़ी पुत्री कलावती हूँ। महाराज काशीराम, उनके बारे में तो मैंने बहुत सुना है। वे एक बहुत बड़े प्रजा सेवक राजा हैं। आज मेरा उनकी पुत्री से मिलना हो गया। ये तो मेरा सौभाग्य ही समझो। हाँ, अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे गिर गए थे? मेरा नाम दीनदयाल है। मैं पास ही के गांव में रहता हूँ और सेठ जी के खेत में काम करता हूँ। खेत में से बोरी लेकर घर की ओर जा रहा था, तभी धूप के कारण मेरा सर चकरा गया और मैं गिर गया। अच्छा, ज्यादा धूप में काम मत किया करो और साथ में पानी लेकर चला करो। हाँ हाँ राजकुमारी जी, अब से मैं पानी साथ में ही रखते जाऊंगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ध्यान रखना अपना। फिर राजकुमारी और सैनिक रथ के पास आ गए और वे सब राजमहल की ओर निकल गए। पर इधर दीनदयाल राजकुमारी कलावती के बारे में सोच रहा था। इतने बड़े राज्य की राजकुमारी होकर भी थोड़ा सा भी घमंड नहीं है। इतनी इंसानियत की एक गरीब को खुद पानी पिलाया। ऐसी मन से साफ और नेक दिल की लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। यदि मैं मेरे राजा वाले वेश में होता तो मैं पक्का इसे मेरी रानी बनाता। ऐसा ही सोचते सोचते दीनदयाल बोरी लेकर घर की ओर निकल गया। कुछ दिनों बाद कलावती फिर से वन भ्रमण के लिए जंगल में आई। थोड़ी ही दूर चलने पर उसे एक बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देने लगी। अरे, ये इतनी मधुर बांसुरी की धुन कहाँ से आ रही है? कौन बजा रहा है बांसुरी? चलो मैं देखती हूँ। कलावती उसी ओर जाने लगी जिस ओर से वह बांसुरी की धुन आ रही थी। वहाँ पर उसने देखा कि एक युवक बांसुरी बजा रहा था। वह दीनदयाल ही था। कलावती ने उसे पहचान लिया। अरे, ये तो वही युवक है जिसे मैंने पानी पिलाया था। कितनी मधुर बांसुरी बजाता है ये। मैं तो इसकी बांसुरी की धुन में खो गई हूँ। कलावती वहीं पर खड़ी रही और बांसुरी की धुन सुनने लगी। कुछ देर बाद दीनदयाल ने ऊपर देखा तो उसका ध्यान कलावती की तरफ गया। अरे राजकुमारी जी, तुम यहाँ पर कब आ गई? अभी कुछ देर पहले मैं वन भ्रमण के लिए आई थी, तो यहाँ से जा रही थी। तभी तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनी तो मैं यहाँ पर आ गई और रुक गई। तुम बहुत ही मधुर बांसुरी बजाते हो। मैं इस धुन में पूरी तरह से खो गई थी। शुक्रिया राजकुमारी जी, मुझे संगीत बहुत प्रिय है, इसलिए जब भी खाली समय मिलता है तब मैं बांसुरी बजाता हूँ या फिर गाते रहता हूँ। संगीत तो मुझे बहुत पसंद है। आपका प्रिय संगीतकार कौन है? अब कलावती और दीनदयाल में बातें शुरू हो गई। उन्होंने दिन भर बहुत सारी बातें की।
दीनदयाल, इतनी जल्दी शाम भी हो गई, हमें पता भी नहीं चला। अब मुझे राजमहल जाना होगा, नहीं तो पिताश्री चिंतित हो जाएंगे। हाँ, कब पूरा दिन चला गया पता भी नहीं चला। मुझे तो तुम्हारे साथ और बहुत सारी बातें करनी है। बातें तो मुझे भी करनी है। मेरा तो थोड़ा भी जाने का मन नहीं है, पर जाना ही होगा। मैं कल तुमसे फिर मिलने आऊंगी। फिर कलावती राजमहल के लिए वापस निकल गई। दूसरे दिन सुबह कलावती दीनदयाल से मिलने फिर आई। उन्होंने दिन भर बैठकर बातें की। अब कलावती और दीनदयाल रोज मिलते थे और पूरा दिन एक दूसरे के साथ गुजारते थे। जल्दी दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। दीनदयाल, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? कलावती, जब हम पहली बार मिले थे और तुमने मुझे पानी पिलाया था, तभी मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। पर तुम एक राजकुमारी हो और मैं एक गरीब मजदूर। हम दोनों का मिलन संभव नहीं है। ये सोचकर मैंने तुम्हें भूल जाना ही ठीक समझा। इंसान अमीर या गरीब, धन दौलत होने से या ना होने से नहीं होता। इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, वह मन का साफ होना चाहिए। इतना वक्त तुम्हारे साथ गुजारकर मैं तुम्हें समझ गई हूँ। तुम एक सच्चे, नेक दिल और खुले दिल वाले इंसान हो। और सबसे बड़ी बात, इस घने जंगल में इतने दिन मैं तुम्हारे साथ अकेली रहती थी, तो भी तुमने मुझे छुआ तक नहीं। ये तुम्हारे अच्छे संस्कार और नेक सोच का प्रतीक है। मैं तुम्हारे साथ एक झोपड़ी में रहकर भी मेरी पूरी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सकती हूँ। कलावती की ये बात सुनकर दीनदयाल बहुत खुश हुआ। कलावती, लगता है भगवान ने मेरे मन की बात सुन ली। मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चलो फिर राजमहल। मैं पिताश्री से बात करती हूँ। फिर कलावती और दीनदयाल राजमहल आते हैं। कलावती महाराज काशीराम के पास जाती है और उन्हें दीनदयाल के बारे में सब कुछ बताती है। काशीराम बहुत खुश होते हैं और शादी की तैयारी करते हैं। अब कलावती दीनदयाल को वरमाला पहनाती है। वरमाला गले में जाते ही दीनदयाल राजे के वश में आ जाता है। यह चमत्कार देखकर वहाँ के सब लोग चकित हो जाते हैं। अरे, आप कौन हो? मेरे पति दीनदयाल कहाँ गए? शांत हो जाओ कलावती, शांत हो जाओ। मैं दीनदयाल ही हूँ। फिर दीनदयाल कलावती और सभी को साधु बाबा के श्राप वाली पूरी कहानी बताता है। कहानी सुनकर सभी का भय दूर हो जाता है। कलावती के इतने बड़े और सुंदर दिखने वाले राजा के साथ शादी हुई। ये देखकर चंद्रावती को बहुत जलन होती है, पर अंत में जीत तो इंसानियत की ही होती है। जिस इंसान में इंसानियत है वह इंसान संघर्ष जरूर करता है, पर अंत में उसे विजय मिलती ही है।